हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो बी फार्मेसी में जो आप लोगों का जो आपका सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, तो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस पढ़ी है उससे ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिसिस कभी भी किसी भी दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक होता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, हमको नाम से ही समझ आ रहा है, क्वालिटी का डिटेक्शन करना इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटी का डिटेक्शन करना और क्वांटिटी को मेजर करना इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम फोकस करेंगे जनरली इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, हालांकि इसमें एक दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका क्या मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करना। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे पास कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 ग्राम का कोई ड्रग है, ठीक है, तो 5 ग्राम के ड्रग में या 5 mg का आप मान लो, 5 mg के ड्रग में उस ड्रग की एक्चुअल कंटेंट कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 ग्राम या 5 mg का कोई ड्रग हो, उसमें अगर हम देखें तो पूरा 5 mg हमारे पास ड्रग तो होगा नहीं, उसमें API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ उसकी क्वांटिटी होगी। तो आपको किसी सैंपल में उस जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एक्चुअल ड्रग की जो एनालिसिस है उसी को हम बोलते हैं हमारा एनालिसिस, या उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, या मतलब आपकी क्वांटिटी का डिटेक्शन करना, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये मेथड जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस में आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। ठीक है, अब आपको 7 सेम की जो एनालिसिस है वो आपका सब्जेक्ट का नाम है क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, उसकी एनालिसिस क्या है, उसकी हेल्प से हम कैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी का मेजरमेंट कर पाएंगे, वही है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस या इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले आप जानिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, स्पेक्ट्रम जिसका मतलब होता है लाइट एंड स्कोप जिसका मतलब होता है टू डिटरमाइन, मतलब लाइट की हेल्प से आपको सैंपल की क्वांटिटी का मेजरमेंट करना कहलाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लाइट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सैंपल, मतलब लाइट की हेल्प से हम सैंपल की जो क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करेंगे, उसी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे देखिए, अगर और वो लाइट क्या होती है, कैसी लाइट हम पास करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई सैंपल है, ठीक है, और ये आपने उस पर लाइट भेजा। तो जब ये लाइट इस सैंपल से गुजरेगी, इस सैंपल से आगे ट्रांसफ़र होगी, तो उसमें हम जब लाइट पास करेंगे तो इस लाइट के कारण हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल की क्वांटिटी कितनी है। यही हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिटरमिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल विद द हेल्प ऑफ लाइट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सैंपल में हमारे एक्चुअल ड्रग का क्वांटिटी कितना है। तो कंसंट्रेशन जनरली होता है क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो आपको मतलब किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अदर सैंपल विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब मैं आपको जो 2-4 टर्म्स आपके सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपका टर्म यूज होना है लाइट। लाइट को हम जनरली यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम से ही समझ आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप की रेडिएशंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप बार बार मैं बोल रही हूँ लाइट, तो वो किस टाइप की लाइट है, लाइट सनलाइट हो सकती है, एनी अदर सोलार लाइट हो सकती है, मतलब किसी भी टाइप की लाइट। और वो जो लाइट होगी उस कलेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलेंगे पैकेट्स लाइट्स, और ये पैकेट्स लाइट्स मतलब लाइट का कलेक्शन ही कहलाएगा फोटॉन्स, और इसी को हम बोलेंगे एनर्जी। ठीक है, तो सिंपली एनर्जी की हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड का या किसी सैंपल का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच द सीरीज ऑफ पैकेज ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट आर कॉल्ड फोटॉन्स। क्या बोल रहा है, लाइट एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें सीरीज ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी मैंने आपको यहाँ बताया, पैकेट ऑफ एनर्जी ही लाइट्स हैं, लाइट्स ही फोटोन है और फोटोन ही एनर्जी है। ठीक है, तो जो
पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उसी को हम कह रहे हैं फोटोन। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उसको वेव्स के बारे में हम वेव से हम डिफाइन करना चाहेंगे तो ये देखिए, आप लाइट अगर पास करोगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, जो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेडिएशन, और उसी की जस्ट दूसरी मतलब अगर ये इस तरीके से उसी के पैरेलल दूसरा ग्राफ जाएगा जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक रेडिएशन। तो दोनों टाइप के रेडिएशंस यूज़ होंगे हमारे किस में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में। ठीक है, तो लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट ही फोटोन है, लाइट ही एनर्जी है, लाइट सी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इसमें टर्म यूज़ होने वाला है, आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अभी मैं सब्जेक्ट में नहीं गई हूँ, आपको बेसिक कुछ टर्म्स बता दे रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है, सेकंड थिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब आपको ये ग्राफ मिलेगा, इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो जब ये ग्राफ आपको मिलेगा तो ये जैसे ऊपर की तरफ होगा एक ग्राफ, जैसे ये आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लस हाफ डिनोट करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं माइनस हाफ। ठीक है, तो ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, इस तरीके से हम डोनेट करते हैं। हम इसी को अगर मैं देखूं तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ कि ये चीज़ अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसे हम बता देंगे कि ये एक साइकिल है। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको प्लस हाफ चाहिए और माइनस हाफ चाहिए, और ये एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक मिनट में जितना साइकिल मतलब जितनी साइकिल चलती है ये वेव्स, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये प्लस हाफ माइनस हाफ कंप्लीट होने में लगा टाइम। नेक्स्ट आपका जो टर्म यूज़ होगा वो होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ हम पढ़ते आए हैं, अगर ये वेव है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ हो गया इस, और ये जो इस तरीके से ऊपर गया रहता है इसे हम कहते हैं पीक्स। ठीक है, तो एक चक्कर कंप्लीट लगाने में लगा टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ वन साइकिल कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर मान लीजिए आपको इसमें समझना है कि आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर ये आपको ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने में लगा टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो डिस्टेंस है, ये ग्राफ अगर कंप्लीट है तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कह रहे हैं लैम्डा, जो कि है आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हम कह रहे हैं पीक। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इसका मतलब आपको ये ग्राफ फ्रीक्वेंटली जल्दी मिलेगा। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उस कंडीशन पे वेवलेंथ अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन पे ये ग्राफ आपको फ्लुएंटली मिलता जाएगा इस तरीके से। तो उस कंडीशन पे ये स्पीड से जाएगा तो ये डिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करोगे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ये दूर ये आराम से स्लो अगर ग्राफ जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब वेवलेंथ जो है आपका लैम्डा वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से आपका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने से वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक चीज़ हुआ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एनर्जी बढ़ाओ, तो अगर आप एनर्जी की स्पीड बढ़ाओ तो जो आप एनर्जी दे रहे हो, तो आप एक चीज़ अज्यूम करो, अगर आप एनर्जी ज़्यादा दोगे, ठीक है, एनर्जी अगर हम ज़्यादा देंगे तो उस कंडीशन पे ये ग्राफ आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा, जल्दी मिलेगा। मतलब अगर आप एनर्जी इंक्रीज़ करोगे तो उस समय फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंट आपको ग्राफ मिलेगा, बट उस कंडीशन पे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा सेम एस ऐसा जैसा आपने पहले देखा था। बट अगर एनर्जी हम डिक्रीज़ कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और जो आपका वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी जो है बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बट वेवलेंथ जो है वो घटता है, एनर्जी घटाने से फ्रीक्वेंसी घटती है एंड वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आपकी बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन थे।
देखिए, वेव अगर हाई है उस समय फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ है तो उस समय वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ है, और इस समय वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ है। तो अगर आप यूनिट्स की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ का यूनिट होता है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो रेनबो होता है, ठीक है, विबजियोर जिसको हम बोलते हैं, उसमें 7 कलर्स दिखते हैं। विबजियोर हम जिसको बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स आपको दिखते हैं। तो क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर पे होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उस कंडीशन पे लैम्डा अपने आप कम होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ घट जाता है। नेक्स्ट, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर पे और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर पे। इसको आप ऐसे समझो। अब याद रखो, वेवलेंथ हाई आपको कहाँ मिलेगा, मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपकी रेड कलर पे, और अगर लोएस्ट वेवलेंथ की बात करोगे तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वॉयलेट कलर पे। नेक्स्ट रीज़न क्या है इसका, जो सनसेट होता है, सनसेट आपने देखा होगा तो डूबता हुआ जो सूरज हो जाए वो आपको किस कलर का दिखता है, रेड कलर का। ठीक है, तो वो रेड कलर दिखता क्यों है, क्योंकि उस समय वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, रेड कलर जो है वेवलेंथ उस समय सबसे ज़्यादा हाई होती है, फ्रीक्वेंसी उस समय कम होता है, इसीलिए आपको वो रेड कलर दिखता है। अब आप सनराइज़ की बात करो तो जब सूरज निकलता है तो उस समय क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो लो होती है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसीलिए हम लोग को वो जो कलर होता है वॉयलेट कलर, वो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो आप लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने कवर कर दिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, एनालिसिस क्या है आपके 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका जो भी आपका टॉपिक है सिलेबस का, वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।